जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 43वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार आपने देखा कि 457 सरकारी गवाहों की गवाही के बाद अभियोजन पक्ष ने अपनी ओर से केस क्लोज कर दिया था। बचाव पक्ष की ओर से अमोलक राम कपूर ने उन सभी गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत मांगी पर नहीं मिली। यदि वह वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज बात करेंगे उस घटना की जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने अपने बेटे को फांसी से बचाने की कोशिश की और भगत सिंह भड़क गए। दोस्तों, स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की सुनवाई पूरी हो गई थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने एक रणनीति के तहत इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रखा था। सब जानते थे कि मुकदमा सिर्फ नाटक है। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को फांसी चढ़ाने की ठान रखी थी। उन हालात में 20 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता ट्रिब्यूनल के सामने एक पिटीशन फाइल करते हैं। भगत सिंह को इस पिटीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस पिटीशन में मुख्यतः 4 बातें भगत सिंह के बचाव में कही गई थी। सरदार किशन सिंह द्वारा फाइल की गई उस पिटीशन का पहला तर्क था, ट्रिब्यूनल के सामने बयान देने वाले तथाकथित चश्मदीद गवाहों पर विश्वास नहीं किया जाए, क्योंकि पुलिस ने पूरा इंतजाम किया था कि वे गवाह आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले ही भगत सिंह को अच्छे से देख सकें और परेड के दौरान उन्हें पहचानने में दिक्कत ना हो। जांच के लिए जब भगत सिंह को दिल्ली से लाहौर लाया गया था तो आइडेंटिफिकेशन परेड के नाम पर वहां से लाहौर कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन लाया गया, ताकि पुलिस के पैदा किए गए चश्मदीद गवाह रास्ते में कहीं भी भगत सिंह को अच्छे से देख सकें। भगत सिंह को दिल्ली से सीधा सेंट्रल जेल लाया जा सकता था और वहां गवाहों को भगत सिंह दिखाए बिना आसानी से आइडेंटिफिकेशन परेड हो सकती थी। वैसे भी असेंबली बम केस के बाद भारत के लगभग सभी अखबारों में भगत सिंह की फोटो छप चुकी थी और इस बात की संभावना नहीं है कि पुलिस द्वारा खड़े किए गए इन चश्मदीद गवाहों ने वह फोटो नहीं देखी होगी। इसलिए आइडेंटिफिकेशन परेड एक मजाक के सिवा कुछ भी नहीं है, लिहाजा इनकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह था पहला तर्क जो सरदार किशन सिंह ने उस पिटीशन में दिया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस श्रृंखला के भाग 41 में हमने बताया था कि 25 मई 1929 को जब भगत सिंह लाहौर पहुंचे तो लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन पर कई संदिग्ध लोग खड़े थे, जिन्होंने अपनी पगड़ी के कोने से अपने चेहरे ढक रखे थे और बाद में रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन तक भगत सिंह को खुले तांगे में ले जाया गया था, जिससे वे तथाकथित चश्मदीद गवाह परेड से पहले ही भगत सिंह को देख सकें, अच्छे से पहचान सकें। लिहाजा सरदार किशन सिंह का यह आरोप बहुत मजबूत था। उन्होंने दूसरा तर्क दिया था, ट्रैफिक इंस्पेक्टर फर्न मौका वारदात यानी सैंडर्स मर्डर के समय हाजिर था। उसने बयान दिया है कि जब उसने अपराधियों का पीछा किया तो उन्होंने उस पर भी गोली चलाई। बचने के लिए वह झुका और गिर गया। अगर उसका बयान सही है तो उसने अपराधियों को जरूर अच्छे से देखा होगा, लिहाजा आइडेंटिफिकेशन परेड में आरोपियों को वह आसानी से पहचान सकता था, पर वह भगत सिंह को नहीं पहचान सका। इससे साबित होता है कि भगत सिंह वहां नहीं थे। आश्चर्य की बात है कि गंडा सिंह, सिपाही मोहम्मद इब्राहिम और दूसरे गवाह जो मौकाए वारदात पर इत्तेफाकन पहुंचे बताए गए हैं और जिनके बयानों में बड़ी विसंगतियां पाई गई हैं, वो परेड में भगत सिंह को पहचानते हैं और इससे जाहिर होता है कि इनको भगत सिंह पहले ही दिखा दिए गए थे। लिहाजा इन गवाहों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तीसरा तर्क था कि जो आरोपी वादा माफ सरकारी गवाह बन गए हैं, उनकी गवाही पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरोपियों को पुलिस रिमांड देते हुए मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी के सेक्शन 167 का पूरी तरह उल्लंघन किया है। इन्हें लगभग 3 महीने तक पुलिस कस्टडी में रखा गया और इस दौरान बाहर की हवा तक नहीं हासिल हुई।
सारे नियमों को ताक पर रख मैजिस्ट्रेट स्वयं पुलिस लॉकअप में जाते थे और उन वादा माफ सरकारी गवाहों को 15-15 दिन का पुलिस रिमांड बढ़ाते रहते थे। पुलिस नहीं चाहती थी कि जनता को इनके साथ हो रहे अन्याय के बारे में पता चल सके। कायदा यह था कि पुलिस आरोपियों को कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती और प्रॉपर जस्टिफिकेशन देकर आगे के लिए रिमांड मांगती। आरोपियों के वकील भी बिना किसी ठोस कारण के बार बार बढ़ाए जा रहे पुलिस रिमांड के विरुद्ध अपने तर्क कोर्ट के सामने रख सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 90 दिन में कितने ही झूठे सबूत और गवाह तैयार किए जा सकते हैं। आपत्तिजनक साहित्य और बम बनाने के फॉर्मूले जैसी चीजें अप्रूवर के दिए झूठे बयानों को सच साबित करने के लिए प्लांट किए जा सकते हैं। ट्रायल शुरू किए बिना 15 दिन से ज्यादा आरोपियों को पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता था। आरोपियों के बचाव और पुलिस द्वारा झूठे सबूत घड़ने से रोकने के लिए ही सीआरपीसी में सेक्शन 167 जैसे प्रोविजंस किए गए हैं, लेकिन पुलिस ने इन प्रोविजंस को बुरी तरह अब्यूज किया है। यह तीसरा तर्क था। दोस्तों, सभी पांचों अप्रूवर्स जयगोपाल, हंसराज वोहरा, फणींद्रनाथ घोष, मनमोहन बनर्जी, ललित कुमार मुखर्जी को मुकदमा खत्म होने तक पुलिस हिरासत में रखा गया था। लिहाजा उनकी गवाही इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती थी? और इस पिटीशन में सरदार किशन सिंह जो चौथा तर्क देते हैं वो क्या था? वे कहते हैं कई इंपॉर्टेंट सरकारी गवाह जांच के दौरान बहुत देर से सामने आए हैं। इस देश में झूठे गवाह खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि इस कोर्ट को बताए कि इन गवाहों को कैसे ढूंढा गया। यह जांच होनी चाहिए कि ये गवाह इतने दिन कहां रहे, इनके बयान पुलिस ने कब दर्ज किए। आरोपियों ने इन गवाहों को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, इसलिए अनुभवी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है कि खुद इन गवाहों की सच्चाई की जांच करें। सरदार किशन सिंह की इस पिटीशन में अब तक जो कहा गया था वो बेहद महत्वपूर्ण था और तथ्यात्मक रूप से सही था, लेकिन इसके बाद उनकी पिटीशन में जो लिखा था वह भगत सिंह को विचलित कर गया। इस पिटीशन के आखिरी पैरा में लिखा था, सैंडर्स मर्डर के दिन भगत सिंह लाहौर में नहीं बल्कि कलकत्ता में थे और वहां से उन्होंने परी महल लाहौर के खद्दर भंडार के मैनेजर रामलाल को पत्र भी लिखा था और पोस्ट भी किया था, जो रामलाल को प्राप्त भी हुआ था। कई सम्मानित व्यक्ति शपथ लेते हैं कि उस दिन भगत सिंह कलकत्ता में थे। मुझे यदि मौका मिलता है तो मैं उनको कोर्ट के सामने ला सकता हूं या कोर्ट स्वयं उनको बुलवा ले, जिससे न्याय का उद्देश्य पूरा हो। किशन सिंह लिखते हैं, यदि मुझे अवसर दिया जाता है तो मैं एविडेंस एक्ट के सेक्शन 155 के अनुरूप तमाम सरकारी गवाहों को एक्सपोज कर सकता हूं कि ये कौन लोग हैं, इनकी गवाही के पीछे स्वार्थ क्या है और इन्हें कब और कैसे गवाह बनाया गया। दोस्तों, कानून की नजर से देखें तो सरदार किशन सिंह की पिटीशन में बड़ा दम था, और सिवाय इस बात के कि भगत सिंह सैंडर्स मर्डर के दिन कलकत्ता में थे, बाकी सब 100% सही भी था। अगर अपने तर्कों, सबूतों और गवाहों के आधार पर वे यह साबित कर सकते थे कि उस दिन भगत सिंह वहां नहीं थे, तो इसमें क्या गलत था? अंग्रेज सरकार ने तो भगत सिंह को फांसी चढ़ाने के लिए सारे नियम, कानून और न्यायिक मर्यादा का खून किया था। सरदार किशन सिंह की फिलॉसफी थी कि मिलती विजय मार दुश्मन को, मरकर किसने रण जीता। सरदार किशन सिंह स्वयं बड़े देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे और अनेकों बार जेल गए थे, लेकिन भगत सिंह के आदर्श और रणनीति एकदम अलग थे। उनका विश्वास था कि यदि मैं फांसी से बच गया तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक भगत सिंह होगा, परंतु यदि हंसते हंसते बहादुरी के साथ उस समय फांसी चढ़ जाता हूं जब सारे देश में इनकलाब जिंदाबाद की आवाज गूंज रही है, तो मेरे मरने के बाद एक नहीं हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे और फिर भारत की आजादी को कोई नहीं रोक सकता।
इसलिए जब भगत सिंह को पिताजी द्वारा फाइल की गई पिटीशन के बारे में पता चलता है तो वे बेहद आहत होते हैं, नाराज होते हैं। 4 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखते हैं। किसी भी देश के क्रांतिकारी इतिहास में शायद किसी क्रांतिकारी पुत्र ने अपने देशभक्त पिता को ऐसा पत्र नहीं लिखा होगा। भगत सिंह लिखते हैं, पूज्य पिताजी, मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव में स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा है। यह खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग कर उथल पुथल मचा दी है। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि मेरे साथ सलाह मशवरा किए बिना ऐसे आवेदन देने का आपको कोई अधिकार नहीं था। आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर स्थितियां कुछ और भी होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं जितनी आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जा सके। पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूं। मुझे भय है आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज्यादा कठोर न हो जाएं। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम नहीं मानता, लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा, यह कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी। मैं जानता हूं कि आप भी इतने ही देश प्रेमी हैं जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के लिए लगा दी है, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई, यह बात मैं समझ नहीं सकता। बोस्टल जेल में बंदी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघात ही समझ रहे होंगे। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकता। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में जो उलझनें पैदा हो गई हैं उनके विषय में जनता को असलियत का पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द से जल्द यह चिट्ठी प्रकाशित कर दें। आपका आज्ञाकारी भगत सिंह। दोस्तों, पिताजी भी बेटे के कहे अनुसार ये पत्र तुरंत सभी अखबारों को भेज देते हैं और बात यहीं समाप्त हो जाती है। पिता और पुत्र दोनों ने अपनी भूमिका अपने अपने ढंग से निभाई। दोनों ही भारत की आजादी के लिए समर्पित थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। आखिर 7 अक्टूबर 1930 को मुकदमे का फैसला आता है और भगत सिंह के हिस्से में फांसी आती है। लेकिन फैसले के बारे में विस्तार से बात करेंगे अगली बार। आशा है यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी। निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आज की पीढ़ी जान सके कि किन महान आदर्शों के लिए भगत सिंह ने अपना जीवन बलिदान दिया था। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। और अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। शीघ्र भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।